ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत पाठ्यक्रम की विशेषताएं या पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए इसके संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। पाठ्यक्रम का अर्थ हमने पिछले वीडियो में 3-4 प्रकार से आपको बताया। शैक्षिक पाठ्यक्रम क्या होता है, विद्यालयी पाठ्यक्रम क्या होता है, विषय का पाठ्यक्रम क्या होता है। सामान्यतः विषय के पाठ्यक्रम के अंतर्गत किसी विषय को पूर्ण रूप से व्यवस्थित ढंग से अध्ययन अध्यापन के लिए विषय का जानकारी के साथ साथ जो अतिरिक्त गतिविधियां या कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं उस विषय का पूर्ण ज्ञान कराने के लिए उसे हम क्या कहते हैं, विषय संबंधी पाठ्यक्रम कहते हैं। ऐसा संक्षेप में कहा जाए तो विषय के साथ साथ पाठ्य सहगामी क्रियाएं जैसे प्रयोगात्मक कार्य, प्रोजेक्ट संबंधी कार्य, भ्रमण संबंधी कार्य और अन्य संबंधी परिचर्चा इत्यादि अनेक जो कार्यक्रम उस विषय को पूर्णता के लिए अध्ययन अध्यापन के अलावा जो आयोजित किया जाता है उन सभी को अगर सम्मिलित कर दिया जाए तो उस विषय का पाठ्यक्रम कहलाता है। तो आइए समावेशी शिक्षा के अंतर्गत इस पाठ्यक्रम की विशेषता क्या होनी चाहिए इसका हम लोग अध्ययन करते हैं। अगर हम बात करें तो पाठ्यक्रम पहली विशेषता ये होनी चाहिए कि पाठ्यक्रम लचीलापन हो। लचीलापन का मतलब ये होता है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत अनेक प्रकार के सभी प्रकार के बालक पढ़ते हैं, चाहे वो प्रतिभाशाली हो, सामान्य हो, मंदबुद्धि, विकलांग बालक, मूक बधिर बालक, श्रवण बाधित बालक, यानी सभी प्रकार के बालक सामान्य कक्षा में पढ़ते हैं। तो निश्चित रूप से वो पाठ्यक्रम का ऐसा स्वरूप बनाना चाहिए या ऐसा सुविधा या ऐसी स्वतंत्रता सरकार द्वारा या संस्था द्वारा निर्मित करनी चाहिए कि वह हर बालकों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम में परिवर्तन कर सके। लेकिन जो मूल चीज़ पढ़ाना है वो न परिवर्तन हो, बल्कि पाठ्यक्रम जैसे कोई भी विषय चीज़ पढ़ाना है तो किसी जैसे अगर हम आप पढ़ा रहे हैं, कोई सिद्धांत पढ़ा रहे हैं तो प्रतिभाशाली बालक के स्तर से भी उसे समझाया जा सके, सामान्य बालक को सामान्य दृष्टिकोण से भी समझाया जा सके और अधिगम बाधित बालक को भी उससे समझाया जा सके। अंतर क्या हो, उसके फ्रिक्वेंसी में अंतर हो, उसकी सीमा में अंतर हो, उसके दृष्टिकोण में अंतर हो, लेकिन हर स्तर पर पाठ्यक्रम सभी को पढ़ाया जाए। सामान्य जानकारी तो सभी के लिए हो, परंतु विशेष बालक के लिए विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके भी उसमें परिवर्तन किया जा सके, ऐसा पाठ्यक्रम। यानी मंदबुद्धि बालक है तो उस पाठ्यक्रम को बनाते समय या मंदबुद्धि बालक को किस सीमा तक पढ़ाया जाए और किस तरह से पढ़ाया जाए, इन सब बातों का भी ध्यान में रखना चाहिए ताकि उनको भी वह पाठ्यक्रम की जानकारी धीरे धीरे कराई जा सके। कुल मिलाकर कि अधिगम कर्ता को केंद्रित मान करके उनके योग्यता, क्षमता, आवश्यकता, समस्या इत्यादि के आधार पर पाठ्यक्रम को निर्मित किया जा सके, पाठ्यक्रम को बनाया जा सके, ऐसे ढंग का पाठ्यक्रम होना चाहिए, ये विशेषता। दूसरा है प्रेरणात्मक। प्रेरणात्मक का मतलब ये होता है जो भी शिक्षा है, शिक्षा आपको अच्छे कार्यों के लिए, अच्छे व्यवहारों के लिए, अच्छे प्रतिक्रियाओं के लिए, अच्छे स्वभाव के लिए आपको क्या करे, प्रेरित करे। चाहे वो कहानी के माध्यम से प्रेरित करे, चाहे वह किसी घटना के माध्यम से, चाहे वह किसी विषय के माध्यम से, चाहे किसी उपलब्धि के माध्यम से। यानी पाठ्यक्रम को इस ढंग से निर्मित किया जाए कि बालक शिक्षा के क्षेत्र में या व्यवहार के क्षेत्र में या क्रियाकलाप के क्षेत्र में जो कुछ भी उसका अध्ययन अध्यापन है उस तरफ प्रेरित हो जाए, उसके कार्य करने की क्षमता, सोचने की क्षमता अच्छाई की तरफ बढ़ जाए। क्योंकि शिक्षा अच्छी चीज़ों को ही सिखाती है। वह अगर आदमी ध्यान देता है तो अच्छाई की तरफ से आगे बढ़ता चला जाता है। तो शिक्षा प्रेरणात्मक हो, प्रेरणा स्रोत हो, उसमें व्यक्तित्व का, आदर्श का, मूल्य का, व्यवहार का, उपयोगिता का, संबंधों का, दायित्वों का, ये सब की है। इन सभी संदर्भों में वो प्रेरणा दे, शक्ति दे, सोच दे, समझ दे, ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए। तीसरा है जीवनोपयोगी, यानी पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो जीवन को सार्थक कर सके, अर्थात जीविकोपार्जन, व्यवसाय से संबंधित हो, तकनीकी से संबंधित हो और व्यवहार से संबंधित हो, परोपकार, त्याग, तपस्या इत्यादि से संबंधित हो। कहने का मतलब वो जीवनोपयोगी हो, कॉमर्शियल हो, व्यावसायिक हो, कृषिगत हो, तकनीकी हो। यानी जीवन के जीविकोपार्जन के साथ साथ विकास के लिए जो भी गतिविधियां की आवश्यकता पड़ती है, जो जीवन के लिए ज़रूरी, रोटी कपड़ा और मकान तो ज़रूरी है ही है, लेकिन ये रोटी कपड़ा मकान शिक्षा के साथ कैसे पूरा हो, किन कला कौशलों से हो, किस प्रकार के कला कौशल, व्यवसाय इत्यादि का विकास किया जाए कि उसको जीविकोपार्जन के लिए पर्याप्त हो, ऐसी शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए या ऐसे पाठ्यक्रम का निर्माण शैक्षिक स्तर पर देश में लागू करनी चाहिए। अगला है सौंदर्यात्मक। सौंदर्य का अपना एक स्वरूप होता है, जैसे बोली का सौंदर्य, सुंदर बोलिए, सुंदर शब्द बोलिए, ये बोली का सौंदर्य हुआ। उसी तरह से रूप का सौंदर्य,
क्रिया का सौंदर्य, संगीत का सौंदर्य, साहित्य का सौंदर्य। सौंदर्य का मतलब जो उस परिस्थिति की, उस गतिविधि की शोभा बढ़ा दे, सुंदरता बढ़ा दे। आप अच्छे कार्य करेंगे, अच्छी भावना से, अच्छी भावनाओं का सौंदर्य, यानी सौंदर्यात्मक पाठ्यक्रम हो जो रंग रूप, कला, कौशल, गुण, स्वभाव इत्यादि को मर्यादित, व्यवस्थित और अच्छे रूप में सुगंधित प्रदान करने वाली हो। जैसे रूप का सौंदर्य है, वो भी सौंदर्य एक कला है। साहित्य का भी सौंदर्य, ये भी एक कला है। अच्छा सोचना भी एक सौंदर्य है, वो सोचने की कला है। तो शिक्षा का जो है पाठ्यक्रम सौंदर्यात्मक हो, जो वस्तु, व्यक्ति, स्थान, स्वभाव, क्रियाकलाप सभी परिस्थितियों में देखने को मिले या वैसा आए। जो अच्छे लोग होते हैं, महान लोग होते हैं, उनके जीवन का सौंदर्य यानी सुगंध बहुत दूर तक, बहुत अस्थायी रूप में सतत बना रहता है। यही कारण है कि उनको महानता की दर्जा दी जाती है। तो सौंदर्यात्मक पाठ्यक्रम हो, जैसे हमने बताया बोलने का, श्रृंगार का भी सौंदर्य होता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। वह श्रृंगार अगर मर्यादित है और उचित परिस्थिति में है तो वह श्रृंगार आपकी शोभा बढ़ा देगा, आपकी इज्जत बढ़ा देगा। लेकिन अगर वह श्रृंगार अमर्यादित है, अव्यवस्थित है और नैतिक नहीं है तो वह श्रृंगार आपको ले भी डूबेगा। तो कहने का मतलब यह है जो सौंदर्यात्मक बुद्धि है, व्यवहार है, सभ्यता है, सभ्यता व्यवहार का सौंदर्य है। तो इस तरह से व्यवहारिक सौंदर्य, अनेक प्रकार के सौंदर्य होते हैं। ऐसा पाठ्यक्रम हो जिसमें वो सिखाया जा सके। अगला सृजनात्मकता। सृजनात्मकता मतलब ऐसे पाठ्यक्रम हो जिसमें नई चीज़ों को सीखने के, जानने के, पहचानने के अवसर मिले या उस तरफ प्रेरणा मिले। नई चीज़ों का निर्माण का, नई चीज़ों के खोज का, कविता का, साहित्य का, रचना का, कोई नई चीज़ों के रचना का इत्यादि का प्रेरणा मिले, आदर्श मिले, आधार मिले, व्यवस्था मिले, पाठ्यक्रम पढ़ने को मिले, ऐसी चीज़ों को व्यवस्था करनी। अगला सृजनात्मकता। अगला है सामाजिकता। याद रखिए, समाज व्यक्ति से पहले भी है, बाद में है, बीच में भी है। कहने का मतलब व्यक्ति अपना व्यक्तिगत रूप से भले ही प्रारंभ अंत करता है, लेकिन समाज का अंत कभी नहीं होता। समाज का अंत सृष्टि के साथ ही होता है। कहने का मतलब जो समाज है तो समाज के अनुरूप जो अच्छे मूल्य हैं, दायित्व हैं, परंपरा है, रीति रिवाज हैं। जैसे हमारे जीवन में जो नाक है, वो चाहे जितने लोग मरेंगे जिएंगे, नाक उसी जगह रहेगी। उसी तरह से कुछ अस्थाई मूल्य आदर्श होते हैं, पैमाना होते हैं, नियम होते हैं, धर्म होते हैं, कर्तव्य होते हैं। उन सबको आदमी सीख सके, उनको उसके अनुसार चल सके। समाज के अनुसार नैतिक नियम, दायित्व, स्वभाव, मूल्य इत्यादि को अपनाते हुए अपने व्यक्तित्व का विकास करे। क्योंकि समाज के बाहर व्यक्ति कुछ है ही नहीं। जो कुछ है व्यक्ति समाज में। आप सुंदर है, समाज बताता है। आप धनी है, समाज बताता है। तो अब समाज ही आपको धनी बता रहा है, आप समाज से कहो कि हमसे क्या मतलब, तो जानवरों की भाषा है। ऐसा ना हो पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम ऐसा हो कि वह समाज से लोगों को जोड़े। महानता व्यक्ति को जोड़ती है, व्यापकता व्यक्ति को जोड़ती है, संकीर्णता व्यक्ति को अलग करती है। तो भारतीय विद्वानों में खास तौर से एक कमी है कि सरकारी नौकरी लग जाने के बाद वो जानवरों की भाषा या घूसखोरी की भाषा सीखते हैं। वे सब नीचता भरी बातें हैं, उनकी बातें मैं नहीं कर रहा हूँ। जब अगर आप अच्छे होंगे तो समाज आपसे जुड़ेगा, आप नीच होंगे तो समाज आपसे कटेगा। पैसा चाहे जो हो, योग्यता चाहे जो हो, ज्ञान ही सिर्फ अच्छाई का प्रमाण नहीं है। ज्ञान के अलावा बहुत कुछ होगा, तब आप अच्छे कहे जाएंगे। रावण भी ज्ञानी था लेकिन नीच था, आज तक गाली सुनी रहा है। कहने का मतलब हमारा ये तात्पर्य है कि सामाजिक हो, समाज के मूल्य दायित्वों को समझे, उसको अपनाए, उसके अनुसार आगे बढ़े। अगला है ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए। अगला शारीरिक स्वास्थ्य। हेल्थ ही जो है, स्वास्थ्य ही धन है। आप कितने बड़े रईस हो, हॉस्पिटल में पड़े गए, सारी रईसी का घमंड गायब। कहने का हमारा ये तात्पर्य है कि आपका शरीर का स्वस्थ रहना व्यायाम से, योग से, साधना से, कर्म से, सेवा से, सबसे क्या होता है, शरीर शुद्ध होता है, स्वस्थ होता है। याद रखिए, कार्य करने से, व्यायाम करने से, संयम से, नहाने धोने, खाने पीने से आपका शारीरिक स्वास्थ्य बना रहता है। यानी पोषण, शारीरिक स्वास्थ्य, शारीरिक व्यायाम, शारीरिक क्रियाकलाप, शारीरिक रख रखाव, एक प्रकार से मुद्रा की बात करें, इत्यादि अनेक चीज़ों स्वास्थ्य संबंधी पाठ्यक्रमों से जोड़ करके पढ़ाया जाना चाहिए। उसके पोषण, उसके रख रखाव और उसके जो है नियंत्रण, उसका व्यायाम इत्यादि अनेक चीज़ों से पढ़ा करके, या उसके पोषण संबंधी, विटामिन संबंधी इत्यादि बातों की जानकारी पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल करना चाहिए, ताकि व्यक्ति का अंदर जो हेल्थ इज वेल्थ का फार्मूला है
जो सदैव सत्य भी है, वह उसके अनुसार अपने स्वस्थ शरीर के साथ अपने क्रियाकलाप, अपने जीवन का विकास कर सके। ऐसा पाठ्यक्रम में शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों को शामिल करना चाहिए। अगला है गणितीय कौशल। गणितीय कौशल में यानी जो हम गणितीय क्रियाएं करते हैं, जोड़ना, जोड़, घटाना, भाग, गुणा, या जीवन में हिसाब किताब जो रखना होता है, उन सभी बातों को भी पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल करना चाहिए सामान्य रूप से, ताकि सभी लोग इससे परिचित हो सके। सभी लोग अपने कर्मों का, अपने क्रियाकलापों का, अपने मेहनत मजदूरी का हिसाब कर सके, समझते रहें, जानते रहें, ताकि इस माध्यम से वो अपने आप का हिसाब, अपने आप के क्रियाकलाप का पारितोषिक को भी समझ सके, जान सके। तो गणितीय कौशल, वैसे तो गणित बहुत व्यापक, गणित किसी समस्या के समाधान के लिए जो भी विधि प्रविधि अपनाई जाती है वो सभी गणित कहलाती हैं। किसी समस्या के समाधान के लिए जो विधि प्रविधि प्रक्रिया अपनाई जाती है, ये सभी क्या कहलाती है? गणित कहलाती है। तो गणित संबंधी कौशल का मतलब जो हमें हर परिस्थितियों में उपयुक्त ढंग से क्रियाकलाप कौशल जो अपनाना पड़ता है, तरीका अपनाना पड़ता है, उन सबसे संबंधित भी जानकारी पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया जाना। अगला है 9वां है लोकतांत्रिक। पाठ्यक्रम लोकतांत्रिक होना चाहिए। यानी याद रखिए, जो आधुनिक समय में शासन व्यवस्था है वो लोकतांत्रिक है। लोकतंत्र क्या मतलब होता है? जनता के प्रतिनिधियों द्वारा जनता पर ही शासन करने की जहाँ व्यवस्था होती है उसे लोकतंत्र कहते हैं। तो स्वस्थ लोकतंत्र के लिए स्वस्थ मस्तिष्क, स्वस्थ व्यवहार, स्वस्थ समाज होना आवश्यक है। वह लोकतंत्र के लिए जो भी स्वस्थ गतिविधियां की आवश्यकता है, जैसे शिक्षा से दी जा सकती है, रोजगार, व्यवसाय और न्याय, मूल अधिकार इत्यादि के माध्यम से स्वस्थ लोकतंत्र का निर्माण किया जाता रहेगा। तो इन सब गतिविधियों को स्वस्थ रखने संबंधी भी चीज़ों को पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए, चाहे वो न्याय से संबंधित हो, चाहे वो शासन से संबंधित हो, चाहे मताधिकार से संबंधित हो, चाहे मूल अधिकार से संबंधित हो, और चाहे वह जो है अधिकार, कर्तव्य इत्यादि से संबंधित हो। ये सब बातें जो है लोकतंत्र के अंतर्गत शिक्षा के माध्यम से ही जागृत किया जा सकता है। तो शिक्षा के माध्यम से ऐसे भी पाठ्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए जो आधुनिक शासन व्यवस्था के शुद्ध करने में काम आए। आज लोग कहते हैं भ्रष्टाचार कहते हैं, लेकिन अभी भी जनता उस पर जो है लाठी डंडे लेके तैयार नहीं हो रही है दूर करने के लिए, अर्थात वह आक्रामक रूप में नहीं आ रही है। यही कारण है कि चोर मिल करके आम जनता को दबाए जा रहे हैं, ऐसी स्थिति है। आगे है तो यानी लोकतांत्रिक संबंधी गतिविधियों को भी पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल करना चाहिए, जिसमें स्वस्थ लोकतंत्र स्वस्थ समाज को जन्म दे या स्वस्थ देश को जन्म दे। अगला है प्रौद्योगिकी। आप जाने रहे हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी का इसमें महत्वपूर्ण योगदान है, चाहे वह संचार का क्षेत्र हो, चाहे उत्पादन का क्षेत्र हो, चाहे वह उपभोग का क्षेत्र हो, चाहे सुरक्षा का क्षेत्र हो। तो तकनीकी संबंधी बातों को भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व और आवश्यकता, उस तरफ की समझ के संबंधी बातों को भी पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल करना चाहिए। अगला है 11वां सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक का तात्पर्य है कि जिस अध्याय का कभी अंत ही न होता हो, वह भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों सीमाओं से परे हो और तीनों को अपने आप में समेटे हुए भी हो। तो आध्यात्म में ऐसे गतिविधियों या ऐसे मूल्यों को भी पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल करना चाहिए जो शाश्वत है, जैसे माता पिता गुरु का पूजा, भगवान को मानना, आस्तिक होना, अच्छे कर्तव्यों को मानना, जन कल्याण करना, परोपकार करना, दया क्षमा करना, उदारता सहनशीलता रखना, जो अच्छे गुण हैं, अच्छे गुणों पर जो महान व्यक्तित्व हैं, वही आध्यात्म का एक हीरा मोती हैं, एक रत्न हैं या एक महान आदर्श हैं। उन आदर्शों को भी पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल करना चाहिए। जिन आध्यात्मिक गतिविधियों का या जिन अध्यायों का या जिन दृष्टिकोणों का आज तक हमको लाभ मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा, उन सब कला, कौशल, संस्कृति, व्यवहार, मूल्य, आदर्श इत्यादि को भी पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए, ताकि आदमी अपने जीवन को स्वस्थ जीवन, सुखी जीवन, शांति प्रिय जीवन बनाते हुए अपनी जीवन की यात्रा को पूरा कर सके। ऐसे पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए, तब वह जो है काफ़ी समावेशी शिक्षा के अंतर्गत उपयोगी होगा, सार्थक होगा, स्वस्थ समाज बनेगा। स्वस्थ शिक्षा से स्वस्थ समाज और स्वस्थ समाज से स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति से स्वस्थ व्यवहार का सहजता से ही जन्म होता है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि पाठ्यक्रम की विशेषताओं को आप समझने में सफल हो गए होंगे। समझ में सफल नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को बिना देरी किए लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।